हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ये जो अपना मैनेजमेंट का जो 5th यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में जो थर्ड टॉपिक है अपना चेक। चेक दो टाइप के, एक तो क्रॉस डाइक बियरर है, दूसरा है ड्राफ्ट। इसमें थर्ड है प्रोमिसरी नोट, पी नोट बोलते हैं जिसको। उसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ब्रीफ आइडिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो शुरुआत करते हैं हम कि जो चेक होता है वो क्या होता है। तो चेक एक वित्तीय लेन देन का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक बैंक है वो अपने कस्टमर को जारी करती है। और यह इसकी जो डेफिनेशन देखें तो वो होती है कि a check is a document which orders a bank to pay a particular amount of money from a person's account to another individual's or company's account in whose name the check has been made or issued. The check is utilized to make safe, secure and convenient payments. देखिए, चेक एक दस्तावेज है जो कि एक विच ऑर्डर्स ए बैंक, जो कि एक बैंक को आदेश देता है, आ रहा हूं 5 मिनट, टू पे ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एक निश्चित राशि के भुगतान की, फ्रॉम ए पर्सन्स अकाउंट, जो व्यक्ति चेक जारी करता है उसके अकाउंट से, टू अनदर इंडिविजुअल्स, दूसरे किसी भी संस्था, व्यक्ति या इंडिविजुअल कंपनी जिसको भी उसको पे करना है, जिसके नाम से वो चेक बनाता है, उसको भुगतान करने का वो आदेश देता है। चेक है वो एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सेफ दस्तावेज माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो टाइप है वो चेक, क्रॉस चेक एंड बियरर चेक क्या होते हैं। जो बियरर चेक होता है, चेक जो कि मात्र डिलीवरी से स्थानांतरित हो जाता है, बियरर चेक कहलाता है। यह चेक किसी भी व्यक्ति द्वारा कैश किया जा सकता है जो उसे बैंक में प्रस्तुत करे। बियरर चेक का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास चेक है वो चेक को लेकर जाएगा बैंक में और बैंक द्वारा उसको भुगतान कर दिया जाएगा। एक होता है ऑर्डर चेक। यदि किसी व्यक्ति के नाम के आगे या शब्द बियरर, अब एक्चुअल में क्या होता है, जो बियरर चेक होता है उस बियरर चेक में जो चेक जारी करता है वो लिखता है, वो इस चीज को मेंशन करता है, बियरर। जो ऑर्डर चेक होता है उसमें किसी व्यक्ति के नाम के आगे या शब्द बियरर के स्थान पर ऑर्डर लिखा जाता है, तो वह चेक ऑर्डर चेक कहलाता है। और यह चेक सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा कैश किया जा सकता है जिसके नाम पर यह चेक दिया गया है। अब यदि बियरर के स्थान पे यदि किसी व्यक्ति का नाम मेंशन हो जाए उस चेक के ऊपर, तो बैंक उसी व्यक्ति को भुगतान करती है जिसके नाम से चेक बना है, जिसका इंडिविजुअल नाम है उसके ऊपर नाम अंकित किया है। अब हो सकता है कि इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जो भी आपके बैंक हैं, बैंक
में किसी भी व्यक्ति को देने के लिए उस चेक पर हस्ताक्षर करवाकर या लिखकर इसे दृढ़ किया जाता है। कि बैंक भी पूछती है कि भाई ये कौन है, क्या है, उसके हस्ताक्षर करवा लेती है, ताकि अगर कोई भविष्य में कोई विवाद हो, उस विवाद की स्थिति से बचने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है वो। फिर आता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक, जब चेक, जो चेक बुक होती है, जो चेक होता है, उस चेक के बाएं कोने के ऊपर, जो बाएं साइड होता है, उसका ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है, उसमें दो पैरेलल लाइन खींच दी जाती है। बिल्कुल ऊपर टॉप कॉर्नर में जहाँ पे बिल्कुल जगह खाली होती है, वहां पे दो लाइन, पैरेलल लाइन खींची जाती है। उसका मतलब होता है कि ये चेक है, क्रॉस्ड चेक है। अब जब चेक क्रॉस चेक होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि जब चेक के ऊपर दो लाइनें बना दिया, चेक को क्रॉस कर दिया, तो वो चेक है, वो जो भुगतान है उसका कैश काउंटर के ऊपर नहीं होगा, उसका भुगतान होगा व्यक्ति के निजी खाते के अंदर। अब चेक है, उसके ऊपर क्रॉसिंग कैसे की जाती है, उसके भी दो तीन तरीके हैं। तो इस पर एक तो सामान्य क्रॉसिंग होती है, इसमें सामान्य सी दो लाइनें खींच दी जाती है और उनके मध्य में भी कुछ लिख दिया जाता है, जैसे एंड को, नॉट निगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली, ACA/C ओनली। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट की जाती है। एक व्यक्ति जो चेक जारी करता है, क्रॉस चेक है, जिसके नाम से जारी करता है, उस व्यक्ति के अकाउंट में ही उसका भुगतान होगा। एक होता है विशिष्ट क्रॉसिंग। अब विशिष्ट क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है कि यदि क्रॉसिंग में किसी भी बैंक का नाम लिखा जाए, मतलब जब आप चेक को क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर जब लाइन बनाते हैं, तो उसमें किसी भी बैंक का नाम लिखा जाए तो ये विशिष्ट क्रॉसिंग कहलाती है। और ये जो भुगतान है, वो भी बैंक, जो भी आप, जिस भी बैंक का आप नाम मेंशन करते हैं वहां पे, जैसे आपने PNB कर दिया, तो उस चेक का भुगतान PNB में ही होगा, केवल उसी के द्वारा ही किया जाएगा। ये होता है विशिष्ट क्रॉसिंग। इसमें विशिष्ट क्रॉसिंग में बैंक है, उसका नाम मेंशन किया जाता है कि इस चेक का भुगतान है इस बैंक के द्वारा ही होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक निश्चित सीमा तक ओवरड्रा करने की व्यवस्था को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को या अपने कस्टमर्स को एक सुविधा दी जाती है कि वो अपने अकाउंट में जमा राशि के अतिरिक्त एक निश्चित राशि है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, जितना आपके पास है उससे ज्यादा आप लोग ले सकते हैं। तो एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाती है बैंक की। मान लीजिए कि 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। वो ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 5,000 है, आपको जरूरत 20,000 है, आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 50,000 है, 50,000 है। तो आप 50,000 रुपए तक, आपके पास 5,000 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 50,000 रुपए तक अपनी उस सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट जो मूल्य होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक आपको फोकट में देगी। तो जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर जो राशि, जो ओवरड्राफ्ट की राशि है, उसके ऊपर बैंक है वो अपना ब्याज है वो लगाती है। अब इसमें बैंक को शर्तें देती है कि आपको वापस ओवरड्राफ्ट है वो कब तक सबमिट करवाना है, कब तक जमा करवाना है। यदि आप बैंक की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी ये जो सुविधा है ओवरड्राफ्ट की, वो सुविधा वापस ले ली जाएगी। तो
ये इसके अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पी नोट और लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये बैंक में बहुत ही पुराना है और वर्तमान समय में ये प्रचलन में आया है। जो नीरव मोदी केस हुआ था, नीरव मोदी केस में पीएनबी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए थे विदेशों में किसी दूसरी बैंक के नाम से। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक वो जिम्मेदारी लेती है भुगतान की। वैसे मान लीजिए किसी बैंक ने किसी व्यक्ति को 100 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया, इसका मतलब है कि वो जो बैंक जारी कर रहा है उस व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए तक का वो भुगतान करेगी, जहां भी वो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो प्रस्तुत करेगा किसी भी बैंक। मान लीजिए कि पीएनबी बैंक ने नीरव मोदी को 100 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इश्यू कर दिया। नीरव मोदी ने उस लेटर ऑफ क्रेडिट को विदेश में किसी दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया और जो भी 100 करोड़ का भुगतान था वो उसने प्राप्त कर लिया। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ए लेटर ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट लेटर इज ए लेटर फ्रॉम ए बैंक guaranteeing that a buyer's payment to a seller's will be received on time and for the correct amount. In the event that the buyer is unable to make a payment on the purchase, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. तो कहने का मतलब यह है कि जिसके व्यक्ति को जिसके नाम से लेटर ऑफ जारी किया जाता है क्रेडिट, तो उसकी वो बैंक है वो गारंटी लेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं। तो आजकल देश में भारत में ये प्रॉब्लम चल रही थी, बैंक में जो एनपीए बढ़ रहा था, तो उसमें लोग जो भी बैंकें थी वो लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट दे के और वो वापस भुगतान करते नहीं थे, विदेशों में ये लोग भाग गए। आप देख सकते हैं कि जो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो केस आजकल चल रहे हैं देश में, ये सारे इस लेटर ऑफ क्रेडिट और पी नोट की वजह से ही चल रहे हैं। ये एक काफ़ी टेक्निकल टर्म है, तो फाइनेंशियल में अपने को इतना इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट aims to capture a company's total cost of production by accessing the variable cost of each steps of production as well as fixed costs such as lease expenses। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि जो लागत है उस लागत का अनुमान करना। कोई भी कंपनी होती है वो जो प्रोडक्शन करती है, अब कोई भी व्यक्ति कोई कंपनी लगाता है तो ऐसा है नहीं कि लगाते ही पहले दिन से प्रोडक्शन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है।
उसके लिए उसको ज़मीन भी लेनी पड़ती है, उसके ऊपर उसको बिल्डिंग भी बनानी होती है, उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, उसको और भी एक्सपेंसेस करने हैं, उसको लाइट का कनेक्शन भी लेना है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका वाटर कनेक्शन है, उसके बाद कच्चा माल खरीदेगा, मार्केटिंग करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मजदूरी लगेगी, डेली वेजेस होते हैं, फिक्स वेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना कि भाई हम मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लीजिए कि पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने की फैक्ट्री में जो पेन बनेगा, बन के तैयार होगा, उस तैयार होके उसको बेचने में कि भाई कितने रुपए में बेचेंगे, तो उस समय उस कॉस्ट अकाउंटिंग को ध्यान में रखा जाता है कि भाई हमने इतना खर्चा कर दिया, इतना एक्सपेंसेस हो गया, इतना अपना टारगेट है, इतना रेवेन्यू है। तो इन सारी चीज़ों का जो खर्चा है उसका आकलन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। तो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें